सो हेलो एवरीवन। अब जितने भी पिछले 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आज का है चैप्टर नंबर 3, थ्योरी ऑफ एरर्स। तो इसके बारे में पढ़ना है। देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। एरर इन मेजरमेंट एंड इट्स टाइप्स। एरर में कैसे मेजर किया जाता है और इसके कितने टाइप होते हैं, ये देखना है। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये चीज़ क्या होता है। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। और उसके बाद देखेंगे रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि हम जो जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कैसे किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर के कॉम्बिनेशन कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। एरर इन मेजरमेंट एंड इट्स टाइप। वो देखिए, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें वो जो मेजरमेंट होता है वो 100% सही नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें एरर जरूर रहता है, गलतियां जरूर रहती हैं। तो गलतियां क्या होती हैं उसको देखते हैं। लिखा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट एरर। तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्वांटिटी है मेजर कर रहे हैं, जैसे लेंथ ही मेजर करना है, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू से जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना एरर में वैल्यू आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ है, मान लीजिए 4.95 मीटर, ये उसका लेंथ का एक्चुअल रीडिंग है, लेकिन आप मेजर कर रहे हैं तो वो आ रहा है 4.90 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये 0.05 मीटर एरर आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी रीडिंग हम लेते हैं वो 100% सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती हैं। तो जितना डिफरेंस रहता है उस एक्चुअल वैल्यू से और जो मेजर किए हैं, वो मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है एरर। तो ये क्या हो जाएगा, एरर है। एरर इसमें कितना है, 0.05 मीटर का। ठीक है, तो एरर देखिए कितने टाइप के होते हैं। ये बोला जा रहा है कि सोर्स के बेसिस पर एरर जो है दो टाइप का होता है। ठीक है, सोर्स के आधार पर दो टाइप का एरर होता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर होता है और दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक, तो ये दोनों क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, इसको देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या है, देखिए लिखा है सिस्टमेटिक एरर में जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको आसानी से हम समझ पाते हैं। ठीक है, समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला लिखा है ह्यूमन एरर और पर्सनल एरर है, ये रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर या फिर जीरो एरर। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो किस वजह से एरर आ रहा है वो हमें पता रहता है। सोर्स का क्या नाम है, एरर का सोर्स हमें पता रहता है कि कहाँ से गलती हो रही है। जैसे ये पहला लिखा है ह्यूमन या पर्सनल एरर, यानी कि ह्यूमन के कारण गलती हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये रीडिंग हमें दिख रहा है। ठीक है, रीडिंग एक्चुअल है इसकी, यहाँ पर स्केल से मेजर कर रहे हैं तो 6.2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा है एक्चुअल में है। लेकिन अगर हम वही जहाँ से देखने के लिए यहाँ पर था उसके जस्ट परपेंडिकुलर आप देखेंगे यहाँ से खड़े होकर तो ऐसा दिखाई देगा 6.2 सेंटीमीटर। लेकिन अब वहाँ के बजाय अगर कहीं दूसरे जगह अगर खड़े होकर देख रहे हैं जैसे यहाँ से, तो जो रीडिंग आप देख रहे हैं जो एक्चुअल 6.2 है वो 6.2 ना दिख करके 6 सेंटीमीटर दिखाई देगा। या फिर यहाँ से देख लीजिए, इसके नीचे और आ जाइए तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको वही रीडिंग है 6.2 की जगह 6.5 दिखाई देगा। तो ये जो एरर आ रहा है ना, एक्चुअल तो 6.2 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 6.5 दे रहा है। यहाँ से देख रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमन के कारण ये गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हमें पता है कि ये ह्यूमन के कारण गलती हो रही है। एक्चुअल देखने का क्या है, रीडिंग देखने के लिए आप यहाँ से देखेंगे तब वो वैल्यू सही आएगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं तो ये गलतियां हो रही हैं। अगर आपको ये पता रहता है कि हाँ यहाँ से देखना रहता है ना कि उसके कहीं और जगह से देखना है, ठीक है, तो आप ये गलती नहीं करते हैं, ये गलती करने से बच जाते हैं। ठीक है, इसका अगर गलती हो रही है तो इसका रीजन हमें पता है। ठीक, तो इसलिए इसको डाला गया है सिस्टमेटिक एरर में, क्योंकि इसका सोर्स हमें पता है, यहाँ से गलती हो सकती है। अब दूसरा ये एग्जांपल दिखा गया है
ये एक औरत है अपना वेट कर रही है वेटिंग मशीन से, ठीक। तो अगर ये अपना ये सैंडल पहन के वेट करती तो उसमें जो उसका एक्चुअल वेट आता वो तो आता नहीं, क्योंकि उसमें क्या है ये सैंडल का भी वेट उसमें आ जाता, मेजरमेंट हो जाता, ठीक है। तो अगर ये सैंडल पहन के वेट करती तो इसका जो एक्चुअल मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये 60 kg की है, ठीक। और इसका मान लीजिए कुछ 200 ग्राम का रहेगा, तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो 60.20 ऐसा कुछ समथिंग दिखाई देगा, ठीक है। ये जो 200 ग्राम है वो और उसको दिखाई देगा इसमें। तो उस एरर से बचने के लिए इसने क्या किया, अपना सैंडल निकाल के वेटिंग कर रही है, ठीक है। इसलिए ये सिस्टमेटिक एरर जो होना चाहिए था वो बच गया उससे, ठीक है। अगर ये सैंडल पहन के वेट करती तो इसमें ये एरर ऐड हो जाता है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर ये हो सकता है इसकी सैंडल पहनने की वजह से, तो ये भी क्या है ह्यूमन एरर की वजह से आ जाएगा। लेकिन अगर यही औरत इस वेटिंग मशीन पर पहले ना चढ़े, इसमें पहले रीडिंग देख ले, अगर उस रीडिंग में पहले ही वो 1 kg या 2 kg काटा में दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब क्या बोला जाएगा उसको, वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी कोई वेट इस पर नहीं रखा गया, उसके बाद भी वो 1 kg या 2 kg दिखा रहा है, तो ये किसकी गलती है, ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इस वेटिंग मशीन की गलती है। उस अगर वैसा एरर है तो उसको वो डाला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में, और उसका भी सोर्स हमें पता ही है कि ये मशीन ही खराब है, जो कि पहले से ही 1 kg या 2 kg बढ़ाकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा ये रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका सही प्रोसीजर अगर आपको नहीं पता है, तब भी आप वो एक्सपेरिमेंट गलती कर देंगे। अगर प्रोसीजर सही से करते हैं तो ये सिस्टमेटिक एरर आपका नहीं होता, ठीक है। अब इस वाले फिगर में देखिए, इसमें क्या है, ये एक स्क्रू गेज का स्केल है। तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे कि स्क्रू गेज में इसको रीडिंग कैसे ली जाता है। फिलहाल इसमें एरर के लिए देख लीजिए कि एरर है कि नहीं है। इसमें देखिए लिखा है नो जीरो एरर, इसका मतलब है कि ये मेन स्केल का जीरो है, ये स्क्रू गेज का जीरो है। ये दोनों जीरो अगर एक लाइन में आ रहे हैं तब इसमें बोला जाता है कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्क्रू गेज वाला जो जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है एक लाइन में नहीं है। मेन स्केल के नीचे जब जीरो रहता है स्क्रू गेज का, तब इसको बोला जाता है पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो अगर कोई रीडिंग ले रहे हैं इस स्क्रू गेज से और जीरो जीरो एक लाइन में नहीं है, ये पहले ही नीचे दिखा रहा है, यानी कुछ ना कुछ रीडिंग बता रहा है, उसको बोला जाता है पॉजिटिव जीरो एरर, यानी कि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ लेंथ मेजर करके बता रहा है। इससे क्या किया जाता है, लेंथ ही मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी इतना लेंथ वो बता रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव एरर। इसलिए इसको डाला गया है सिस्टमेटिक एरर में, क्योंकि इसका रीजन पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट के कारण ही रीडिंग गलत आ रही है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग आ रही है इसमें एरर आ रहा है, इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि इस रीडिंग की वजह से इस गेज की वजह से ही गलती आ रही है, इसमें खुद ऑलरेडी पहले से ही गलती है। तो इस गलती को हम इसमें इन तीनों कैटेगरी में से हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में डाल सकते हैं इसको। उसी तरह ये निगेटिव जीरो एरर है, इसमें क्या होता है, जो मेन स्केल का जीरो है यहाँ देखिए है, और जो स्क्रू गेज का जीरो है यहाँ है। तो जब स्क्रू गेज का जीरो इस मेन स्केल जीरो के ऊपर रहता है, तब इसको बोला जाता है निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। इसमें क्या है, रीडिंग ओ जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए किसी क्वांटिटी की, जो भी मेजर कर रहे हैं उससे लेंथ थोड़ा कम ही बताता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है निगेटिव जीरो एरर। इसमें भी क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर में, क्योंकि इसमें हमें ये गलती पता ही है कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये गलती आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर में सोर्स का पता नहीं होता है कि किस वजह से गलती आ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर किस वजह से हो सकता है, कि ड्यू टू रैंडम चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाए या प्रेशर चेंज हो जाए या कुछ वाइब्रेशन होने लगे, तो एग्जैक्टली रीजन नहीं पता होता किस वजह से हो, तो ये फ्लक्चुएशन अगर किसी भी रीजन से हो रहा हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये रैंडम एरर है, ठीक है। रैंडम एरर में ये वाला भी आ सकता है, कब, जब मान लीजिए आप
किसी एक पोजीशन यहाँ पर देखकर आप रीडिंग ले रहे हो, कभी यहाँ पर देखकर रीडिंग ले रहे हो, कभी इस पोजीशन पर देख रहे हो रीडिंग के लिए, फिर कभी चौथे पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, पांचवें यहाँ लेते हैं, छठवें यहाँ लेते हैं। ऐसे अलग अलग जगह से अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तो इसको भी बोला जा सकता है, जो रीडिंग आएगी उसको रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है, इसमें इसको अभी इस समय सिस्टमेटिक क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तो जितने, अगर मान लीजिए 5 रीडिंग ले रहे हैं, इस इस मेजरमेंट का 5 बार हम रीडिंग ले रहे हैं, तो अगर हमेशा पांचों बार यहीं से अगर खड़े होकर आप रीडिंग देखेंगे तो लगभग लगभग वो कांस्टेंट गलती आएगी सब में। ठीक, तो इसलिए उसमें जो गलती होगी, इसलिए उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। लेकिन आप अलग अलग पोजीशन से जगह जगह जाकर अगर रीडिंग ले रहे हैं इसका, इस रॉड का लेंथ, तब उसको बोल दिया जाएगा रैंडम एरर। ठीक, एक तरह से बोल सकते हैं जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो एक डायरेक्शन में एरर होता है, यानी कि अगर वो लेंथ अगर बढ़ाकर बता रहा है एक्चुअल से, तो सभी रीडिंग में वो बढ़ाकर ही बताएगा। अगर वो घटाकर बता रहा है रीडिंग, तो सभी रीडिंग, पांच पांच रीडिंग ले रहे हैं तो पांचों रीडिंग में वो घटाकर ही बताएगा। ठीक है, लेकिन रैंडम एरर में क्या होता है, कभी वो लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से छोटा बताएगा, कभी बड़ा बताएगा। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है छोटा या बड़ा, यानी कि प्लस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में बता सकता है, यानी कि एक बार बढ़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है। लेकिन सिस्टमेटिक में 5 रीडिंग लेंगे तो पांचों या तो पॉजिटिव यानी कि बढ़ा हुआ लेंथ बताएगा, या फिर पांचों रीडिंग कम बताएगा। ठीक, तो उसको, उस टाइप के एरर को बोला जाएगा, एक डायरेक्शन में जो एरर होता है उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। आगे चलते हैं। देखिए ये दोनों में अंतर यहाँ पर लिखा गया है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में क्या अंतर है। सिस्टमेटिक एरर में लिखा गया कॉज ऑफ एरर इज नोन, क्या कारण है उस गलती का वो हमें पता होता है सिस्टमेटिक में। रैंडम में कॉज इज नॉट नोन, जो रीजन है, कारण है, वो नहीं पता होता है। ठीक, इसमें देखिए फिर सिस्टमेटिक में फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर इन मैग्नीट्यूड, जो सिस्टमेटिक एरर में होता है वो लगभग लगभग कांस्टेंट एरर आता है, यानी कि अगर एक डायरेक्शन में कुछ बढ़ा हुआ लेंथ बता रहा है तो उसी डायरेक्शन में बताता हुआ चल जाएगा हर एक रीडिंग। लेकिन रैंडम एरर में क्या होता है, इरेगुलर होता है मैग्नीट्यूड में, कभी बड़ा बताए कभी छोटा बताए। ठीक है, तो इसमें रैंडम होता है और सिस्टमेटिक में फिक्स होता है। और तीसरा डिफरेंस क्या है, कॉन्ट डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एक बार रीडिंग ले, दो बार रीडिंग ले, 5 बार ले, 10 बार ले, कितना भी रीडिंग ले, हमेशा गलती वो बताएगा, तो वो डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। जितने भी अगर कई बार अगर एक्सपेरिमेंट मेजर मेजरमेंट करके उसका रीडिंग ले रहे हैं तो डिक्रीज नहीं किया जा सकता एरर को। ठीक है, इसलिए उसका ग्राफ देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना भी बढ़ा दीजिए, एरर जो है कांस्टेंट रह रहा है। ठीक, लेकिन रैंडम एरर में क्या है खासियत, कैन बी मिनिमाइज बाई टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट। अगर जितने ज़्यादा उस पर ऑब्जर्वेशन यानी कि रीडिंग लेंगे, उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एरर कम होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए जो ये ग्राफ है, ये लगभग एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का एक ग्राफ है। ठीक, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम मान लीजिए एरर को मान लीजिए एक्स दिखा दे रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन दिखा दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस टाइप ग्राफ है, यानी कि जितने ज़्यादा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, एरर की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। इसको घटाया जा सकता है रैंडम एरर को कई बार ऑब्जर्वेशन लेके। ठीक, ये फार्मूले हम एक तरह से इसको ध्यान में रखेंगे, इसका यूज होगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे, इस ग्राफ को हम ध्यान में रखेंगे, सिस्टमेटिक में कांस्टेंट एरर होता है। तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, इसको देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले आपको एक रॉड दिया हुआ है और इस रॉड का लेंथ अगर पता करना है। ठीक है, तो जब भी किसी रॉड या कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको कई बार रीडिंग लेते हैं, कई बार मेजरमेंट करते हैं। तो जितनी बार मेजरमेंट करें तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि एरर कम हो। ठीक है, मैंने पढ़ा ना सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, तो रैंडम एरर जो है वो कम हो जाता है कई बार रीडिंग लेने से। ठीक, तो मान लीजिए इसको एक्चुअल इसका लेंथ हमें अगर पता नहीं है तो कैसे पता करेंगे इसका एक्चुअल लेंथ। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार रीडिंग लेंगे, मान लीजिए वो वैल्यू A1 आ गया, दूसरी बार रीडिंग लिए तो मान लीजिए वैल्यू A2 आ गया, तीसरी बार लिए तो A3 आ गया, चौथी बार लिए 4 बार A4 आ गया। ठीक है,
तो इसका एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए, एक्चुअल लेंथ पता करने के लिए हम इन चारों रीडिंग का एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, जितनी बार रीडिंग लेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही रैंडम एरर कम आएगा। तो इसका एवरेज क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 4। अगर 5 बार रीडिंग लेते हैं तो 5 से भाग देते हैं, प्लस A5 आ जाता है। 10 बार लेते हैं तो ये 10 तक जाता है और 10 से डिवाइड करते हैं, तब एवरेज वैल्यू निकलता है। ठीक, तो ये जो एवरेज वैल्यू आएगा, मान लेते हैं वो वैल्यू आया है A, इसी A को बोला जाएगा इस रॉड का एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, अब देखेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। यहाँ पर लिखा है एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि जो ये वैल्यू आया है A, इसमें से घटा देंगे A1 को, तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा A1 में। A2 में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो A में से A2 घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं A1 में, ये क्या है, डेल्टा A1 ये होता है A1 में एब्सोल्यूट एरर। अगर ये पता करना है तो हम A माइनस A1 कर देंगे, और A2 में एब्सोल्यूट एरर पता करना है A माइनस A2 कर देंगे। A3 में पता करना है तो A माइनस A3 कर देंगे, और उसी तरह A4 में एब्सोल्यूट एरर पता करना है तो A माइनस A4 कर देंगे। तो ये जिस रीडिंग में पूछा जाएगा एब्सोल्यूट एरर, उस तो एक्चुअल वैल्यू में से उस रीडिंग को घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए, ये निगेटिव आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम एरर है, तो कभी पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव आएगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर करने का मतलब ये जो एरर आया है एब्सोल्यूट एरर, इसी का एवरेज लेना है। ठीक है, लेकिन जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आया है इसको हम मॉड ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका ऐसे होता है, इसके ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं, तो ये होता है आपका बताने का तरीका कि एवरेज वैल्यू लिया जा रहा है। ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिख सकते हैं डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डेल्टा A4 का मॉड, और डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 रीडिंग लिए इसलिए 4 से भाग दे रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आया, ठीक है, A1 इसका मॉड लेंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का मॉड लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, उसी तरह अब क्या है, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर अगर पूछा जाएगा क्या होता है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए रिलेटिव एरर अगर पता करना है तो जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आया है, इसी को हम ओरिजिनल वैल्यू यानी कि A से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा इसको बोला जाता है रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है। ठीक है, अगर परसेंटेज एरर पूछा जाए तो क्या करते हैं, परसेंटेज एरर ये जो होता है रिलेटिव एरर में 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही परसेंटेज एरर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डेल्टा A का मॉड डिवाइड बाई ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। अगर इसे में 100% का गुणा कर दें तो ये जो वैल्यू आता है इसको बोला जाता है परसेंटेज एरर। ठीक, तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, इसको पहले ध्यान से देखते हैं। देखिए जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं, हम क्या चाहते हैं, जो भी रीडिंग ले हम वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो, यही नहीं चाहते हैं, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे हो हमारा रिजल्ट सही आए। उसको जानने के लिए कि रीडिंग अच्छा से अच्छा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस उसको करने के लिए पहले हम जानना पड़ेगा हमें कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। इन चारों फिगर में देखिए देखिए कि जैसे अगर एक आदमी को गन से फायर करने के लिए बोल दिया गया है, तो ये जो ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं बीच में एकदम सेंटर में, इस पर उसको निशाना लगाना है। ठीक है, गन से। लेकिन इस वाले पहले फिगर में देखिए उसको 4 बार यहाँ पर निशाना लगाया गया है, तो एक बार निशाना है उसके पास में लगा है, दूसरा यहाँ पर लगा है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर लगा है। ठीक है,
और उसी तरह दूसरे वाले फिगर में देखिए 4 गोली फायर किया है। ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर निशाना लगाना था लेकिन चारों पॉइंट दूर पर हैं, लेकिन पास-पास में हैं। तीसरे वाले में क्या देख रहे हैं आप कि चारों पॉइंट तो उसके नज़दीक हैं, लेकिन चारों पॉइंट एक दूसरे के दूर-दूर हैं, ठीक है? और चौथे में क्या देख रहे हैं? चौथे में चारों एक दूसरे के नज़दीक भी हैं और जो एक्यूरेट वैल्यू है, जहाँ पर गोली दागनी थी, निशाना लगाना था, उसके पास में भी हैं, ठीक है? तो अंतर क्या है? इन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है लो एक्यूरेसी और लो प्रिसिजन। एक्यूरेसी लो कैसे है? एक्यूरेसी लो क्यों है? क्योंकि एक्यूरेसी कहने का मतलब ये हो गया है, जब भी जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जहाँ हमें निशाना लगाना है, वहाँ से अगर काफ़ी दूर-दूर आप निशाना लगा रहे हैं, वो आदमी निशाना लगा रहा है, उसको बोला जाता है कि एक्यूरेसी लो है। यानी एक्चुअल वैल्यू से जितना दूर मेजरमेंट आएगा, उसको बोला जाता है लो एक्यूरेसी। लो प्रिसिजन क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये जो 4 बार गोली दागा है, चारों निशाने क्या है? एक दूसरे के पास में नहीं है। जैसे इसमें देखें चारों गोली क्या है? एक पास में, अगर एक ग्रुप में है, ठीक है? तो जब भी एक ग्रुप में अगर रीडिंग आ रहा हो, यहाँ पर चारों एक जगह निशाना लगा है, तो इसको बोला जाता है हाई प्रिसिजन। अगर दूर-दूर निशाने लग रहे हैं, यानी कि दूर-दूर रीडिंग आ रही है, ठीक है? उसको बोला जाता है लो प्रिसिजन, ठीक है? और एक्यूरेसी को क्या है? एक्यूरेसी है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर है, जितना ज़्यादा डिफर होगा एक्चुअल वैल्यू से, उतना ही कम एक्यूरेसी बोला जाएगा, ठीक? इस वाले फिगर में देखिए, चारों बुलेट हैं, इस एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक ही हैं चारों, इसलिए यहाँ पर लिखा गया हाई एक्यूरेसी। जितना एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक निशाना लगाएगा, यानी कि जब भी रीडिंग लेंगे, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक रीडिंग आ रही है, तब उसको बोला जाता है हाई एक्यूरेसी, ठीक है? और यहाँ पर लो प्रिसिजन क्यों लिखा है? क्योंकि चारों गोली यहाँ पर निशाना लगाया, तो चारों एक दूसरे के दूर-दूर हैं। अगर ये चारों निशाने एक जगह एक साथ में होते हैं, तब हम बोलते हैं वो हाई प्रिसिजन का है। यानी कि अगर रीडिंग के टर्म में बात करें, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर कर रहे हैं, अगर 4 बार रीडिंग ले रहे हैं, चारों एक दूसरे के पास-पास में हो, तब बोला जाएगा हाई प्रिसिजन है। अगर वो रीडिंग चारों एक दूसरे से दूर-दूर हैं, तो बोला जाएगा लो प्रिसिजन है, ठीक है? इस वाले में देखिए, हाई एक्यूरेसी भी है, हाई प्रिसिजन भी है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके नज़दीक चारों बुलेट लगा है और चारों एक साथ भी हैं, नज़दीक हैं, ठीक है? एक ग्रुप में है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसिजन। यानी कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो हम क्या चाहेंगे? हम ज़्यादा एक्यूरेसी वाला चाहेंगे और ज़्यादा प्रिसिजन वाला चाहेंगे, तो वो रीडिंग हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये वैलिड रीडिंग आएगी, ऐसा अगर रीडिंग आएगा तो। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसी रीडिंग आ रही है, आप कई बार मेजर कर रहे हैं, 1 बार मेजर किए, 2 बार मेजर किए, 3 बार मेजर किए, तो सभी एक दूसरे से काफ़ी दूर-दूर हैं, एक्चुअल वैल्यू से भी दूर हैं। तो ऐसी रीडिंग को हम नहीं लेंगे, उसको डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखा है इसलिए नॉट वैलिड, ठीक? इसको नहीं लेंगे। ऐसी रीडिंग भी हो सकती है, ऐसी भी रीडिंग हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, अगर चारों एक साथ तो रीडिंग आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर हो, तो गलती हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें कौन-सी गलती है? सिस्टमैटिक एरर है। जैसे आपको बताया था अभी एग्ज़ाम्पल में कि अगर यहाँ पर वेटिंग मशीन है, अगर कोई आदमी इस पर खड़े होकर वेट कर रहा है, अगर जूता पहना हुआ हो, तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, उसमें तो जूते का मेजरमेंट भी आएगा। अगर 200 ग्राम है जूते का भार, मान लीजिए 200-300 ग्राम है, तो अगर 5 बार मेजर करेगा, तो पाँचों बार वो 300 ग्राम ऐड होगा हमेशा। यानी कि एक्चुअल वैल्यू से 5 बार या 4 बार मेजर किया है, तो पाँचों बार वो 300 ग्राम ज़्यादा ही मेजर करेगा, यानी एक्चुअल वैल्यू से दूर रहेगा चारों बार, ठीक है? और 4 बार रीडिंग लिए हैं, अगर चारों एक साथ लगभग नज़दीक ही आ रही हैं, तब उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर, यानी कि उस मशीन में ही है जिसको हम उस एरर को हम दूर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को हम आसानी से दूर कर सकते हैं, उसका क्योंकि सोर्स पता होता है। और रैंडम एरर को दूर करने का एक ही तरीका होता है कि उसको कई बार मेजरमेंट करना पड़ेगा। 2 बार, 4 बार के बजाय अगर 10 बार रीडिंग ले रहे हैं, तो जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना अच्छा रहेगा और इस तरह से ये रैंडम एरर भी कम हो जाएगा। तो हमने पढ़ा 2 टाइप के एरर होते हैं, एक सिस्टमैटिक होता है, एक रैंडम एरर होता है। तो सिस्टमैटिक एरर को हम
उसका सोर्स पता होता है उस तरह से कम कर लेंगे, और रैंडम एरर को कई बार मेजरमेंट करेंगे तो उस तरह से रैंडम एरर कम हो जाएगा। तो दोनों एरर कम हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हाई एक्यूरेसी आएगा और हाई प्रिसीजन भी आएगा, और यही वैल्यू हमें चाहिए। ऐसा वैल्यू अगर आएगा तो वैलिड होगा वो रीडिंग, और उस रीडिंग से हम जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें या एक्चुअल वैल्यू पता करना चाहें वो ज़्यादातर वो सही होगा। ठीक है, आगे है क्या? तो डिफिनीशन देख लीजिए ये क्या होता है एक्यूरेट वैल्यू का, और यथार्थ जिसको एक्यूरेट वैल्यू को यथार्थ मान बोला जाता है और प्रिसाइज वैल्यू को परिशुद्ध मान बोला जाता है। यहाँ पर लिखा है कि ऑल द टेस्ट taken by an instrument which are close to the actual value of any physical quantity are called actual value। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू। तो इसका कहने का मतलब यही है जैसे कि एक्चुअल वैल्यू के जितना क्लोज हो तब बोला जाएगा वो ज्यादा एक्यूरेसी का है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, या फिर एक्चुअल वैल्यू कहा जाएगा जितना वैल्यू अच्छा आएगा, ओरिजिनल वैल्यू के करीब आएगा, उसी को बोला जाता है एक्यूरेट वैल्यू है। और प्रिसाइज वैल्यू क्या है? प्रिसाइज वैल्यू है all those observations which are close to each other, close to each other even if they are far away from the true value are called precise value। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो रीडिंग आ रहा है भले ही वो एक्चुअल वैल्यू से दूर आ रहा हो, जैसे इस वाले में देखिए भले वो एक्चुअल वैल्यू से दूर आ रहा हो लेकिन एक दूसरे के जितना नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज बोला जाएगा। तो इस वाले में इसलिए लिखा है क्या, हाई प्रिसीजन है। ठीक है, तो प्रिसाइज वैल्यू जब भी बोला जाएगा तो ये देखा जाता है कि वो जितनी बार आप रीडिंग लिए हैं वो कितने एक दूसरे के नजदीक हैं, और जब एक्यूरेट वैल्यू पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक है। ठीक, आगे क्या है देखते हैं। नोट पॉइंट करके ये है, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि की मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। वही बात है, तो जब भी किसी रीडिंग का एक्यूरेसी के बारे में पता करना तो ये देखना है कि वो एक्चुअल वैल्यू के यानी कि वास्तविक मान से कितना नजदीक है। जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगा। अब यहाँ पर लिखा है अगर ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता है, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन देन मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, तो ये एक वैल्यू है। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में अगर आता है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो अगर रीडिंग तो हमें पता नहीं है तब क्या करेंगे, तो जो ज्यादा प्रिसाइज होगा उसी को हम मान लेंगे क्या कि वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान हम देंगे। प्रिसाइज वैल्यू क्या बताती है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किसी विभेदन यानी कि रेजुलेशन अथवा किस सीमा तक वो मापी गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग आपने मेजर किया 3.5 सेंटीमीटर मेजर किया, और किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 3.50 सेंटीमीटर मेजर किया। ठीक है, किसी तीसरे से मेजर किया तो मान लीजिए 3.518 सेंटीमीटर मेजर किया, तो इसमें देख रहे हैं रीडिंग तो मान लीजिए उसका एक्चुअल वैल्यू 3.5 था, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्यूरेसी ज्यादा है इसमें। क्यों, तीनों में एक्यूरेसी ज्यादा है, और तीनों में प्रिसाइज वैल्यू कौन है ज्यादा, इससे ज्यादा प्रिसाइज ये है क्योंकि ये 0.2 पॉइंट तक मेजर कर पा रहा है या 0.3 पॉइंट तक मेजर कर पा रहा है, इसमें ज्यादा एक्यूरेसी भी है। ठीक है, ये एक्यूरेसी ये रेजुलेशन बता रहा है कि कितना वो प्रिसाइजली मेजर कर पा रहा है उस लेंथ को। ये बोला जा रहा है किसी भी मापक यंत्र की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी यथार्थता किन्हीं अन्य कारकों से अधिक उस यंत्र में विद्यमान उसकी क्रमबद्ध त्रुटि पर निर्भर करती है, सिस्टमेटिक एरर पर। ये सही बात है, कहने का मतलब इसका है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए ये लेंथ है मेजर करना है, ठीक है, तो इस अ, या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया जा रहा है उसका देखना हो एक्यूरेसी ज्यादा बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये देखना हो तो ये देखा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट में सिस्टमेटिक एरर है कि नहीं है। अगर सिस्टमेटिक एरर है तो वो एक्यूरेसी नहीं ज्यादा बता पाएगा, अगर सिस्टमेटिक एरर नहीं है तो वो ज्यादा एक्यूरेसी से
बता पाएगा रीडिंग। ठीक है, तो वही बात कहने का लिखा गया है यहाँ पर। दूसरी ओर किसी भी यंत्र की परिशुद्धता यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम एरर पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होगी वो सिस्टमेटिक एरर पर डिपेंड करता है, लेकिन उस यंत्र की जो प्रिसाइज वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, रैंडम एरर पर डिपेंड करता है। ठीक, या ऐसे कहें कि किसी यंत्र की परिशुद्धता उस यंत्र की अल्पतमांक से ज्ञात की जाती है। अभी बात करेंगे हम लिस्ट काउंट की किसी दूसरे लेक्चर में, तो हम बताएंगे अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक एक्चुअली यहीं बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये छोटी से छोटी डिस्टेंस है जो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो अल्पतमांक बोला जा रहा है कि जितनी अल्पतमांक जितनी कम होंगी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। जैसे इसमें ये तीन, मान लीजिए तीन इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, एक इससे, एक इससे, एक इसी तीसरे इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, इसमें अल्पतमांक जो सबसे कम है इस वाले इंस्ट्रूमेंट की सबसे कम है, यानी कि ये ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर पाएगा जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है। ठीक है, इसका प्रिसाइज वैल्यू ज्यादा है इन तीनों में। सबसे कम इसका प्रिसाइज है, इससे ज्यादा अच्छा प्रिसाइज ये है, इससे ज्यादा प्रिसाइज ये है। अब यहाँ पर देखिए उसी बात को प्रिसाइज वैल्यू को देखने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखा गया है कि हाई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट हाई प्रिसीजन। डेसिमल प्लेसेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज वैल्यू माना जाएगा। फिर लिखा है इट कैन बी सेड दैट accuracy also refers to the number of significant figures in measurement। यानी कि अगर एक्यूरेसी आपको देखना है तो एक्यूरेसी पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतने ज्यादा वो वैल्यू एक्यूरेसी एक्यूरेट कहलाएगा। तो कैसे क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर, ये देखने के लिए जैसे ये एक एग्जाम्पल, ये क्या है स्क्रू गेज का इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, स्क्रू गेज है, तो इससे लेंथ मेजर किया जाता है। तो अगर एक मीटर स्केल से अगर आपको मेजर करना हो तो आप समथिंग ऐसे मेजर करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसमें क्या है फिलहाल ये पॉजिटिव एरर है, इसमें सिस्टमेटिक एरर है, इसमें भी सिस्टमेटिक एरर है, इन दोनों को तो घटा लेंगे। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर की बात करें तो ये मीटर स्केल से मेजर किया गया है, और अगर स्क्रू गेज से मेजर करें तो अगर इसकी रीडिंग आएगी इसकी 3.510 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर अगर मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव के 1 पॉइंट तक मेजर किया जा रहा है, लेकिन स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं तो दशमलव के 3 पॉइंट तक मेजर किया जा रहा है सेंटीमीटर में। तो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कहा जाता है 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4 हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतना ज्यादा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्यूरेट कहा जाएगा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, जितने ज्यादा प्रिसाइज होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट कहा जाएगा। ठीक, तो कैसे पता करें कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने होते हैं, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, अगर उसको पता कर लेंगे तो उस नंबर को देखकर ही हम बता सकते हैं कि कौन वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है या फिर कौन ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो देखने के लिए आगे देखते हैं, फिर पहले उस पर देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक, के बाद हम सिस्टमेटिक सॉरी सिग्निफिकेंट नंबर को देखेंगे, पहले सिस्टमेटिक और रैंडम एरर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इफ ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज 7.75 मीटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, यहाँ आपको एक्चुअल वैल्यू दे दिया गया है और फिर पूछा जा रहा है कि इस चारों वैल्यू में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी देखने के लिए क्या बोला जाता है कि एक्चुअल वैल्यू के कौन ज्यादा नजदीक है, जो ज्यादा नजदीक होगा उसी को हम बोलेंगे ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ 7.70 है, डिफरेंस का कितना है 0.05 मीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए घटा लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस है 0.04 मीटर का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस देखिए एक्चुअल वैल्यू से ये 1 है, 1 ये ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.057 मीटर। ठीक है, इतना डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस देख लीजिए कितना हो जाएगा
0.11 ना, 5, 8, 1, 7, ठीक है, इतना मीटर, इतना डिफरेंस है। देखिए इसमें कौन इस एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा वैल्यू नजदीक है, ये दूर है, ये भी दूर है, ये काफी दूर है, और ये वैल्यू जो है सबसे नजदीक है, यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये ज्यादा एक्यूरेट कहला जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दिया ही नहीं है, ठीक है, अब पता करना हो एक्यूरेट कौन सा ज्यादा है, तो जब भी एक्यूरेट पता करना हो और एक्चुअल वैल्यू आपको पता ना हो, तब देखा जाता है प्रिसाइज कौन ज्यादा है, इन चारों रीडिंग में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। दशमलव के यहाँ देखिए 1 पॉइंट तक है, यहाँ दशमलव के 2 पॉइंट तक है, यहाँ दशमलव के 3 पॉइंट तक है रीडिंग, तो इसमें ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा ये वाला रीडिंग, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, तो ज्यादा प्रिसाइज मतलब ज्यादा एक्यूरेट यही माना जाएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। तीसरा है, जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स। जीरो एरर किस में होता है, सिस्टमेटिक एरर में होता है कि रैंडम में होता है कि बोथ में होता है कि नॉन में होता है। तो जीरो एरर देखो, इसको इसका इंस्ट्रूमेंट में ही खुद होता है ये जीरो एरर, तो जिसका सोर्स हमें पता ही होता है, तो सोर्स जिसमें पता हो तो उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, ये ऑप्शन सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये है चौथा वाला क्वेश्चन, इन 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक एरर इज 10%, देन फाइंड एरर इन 10 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 5 बार आप रीडिंग लिए हैं, और यहाँ पर है सिस्टमेटिक एरर बोला जा रहा है कि 10% है। तो हमने अभी पढ़ा था सिस्टमेटिक एरर में चाहे एक बार रीडिंग लीजिए, चाहे 10 बार लीजिए, चाहे 100 बार लीजिए, जो सिस्टमेटिक एरर में जो एरर आएगा वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि अगर 5 बार भले ही रीडिंग ले लिए हों, तो जो रीडिंग आएगा वो एक बार रीडिंग में जितना गलती रहेगा उतना ही 5 बार में भी रीडिंग रहेगा। तो अब बोला जा रहा है कि 10 बार ऑब्जर्वेशन लिया है, तो चाहे 10 बार लीजिए चाहे 20 बार लीजिए, वो एरर इतना ही बना रहेगा 10%, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 10%। पांचवा क्वेश्चन है कि इन 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रैंडम एरर इज 10%, यहाँ पर अब देखिए रैंडम एरर बताया गया है कि 10% है, तो देन फाइंड एरर इन 10 ऑब्जर्वेशन। अब हमने बताया कि रैंडम एरर को कम करना है, तो जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे उतना ये जो होगा आपका रैंडम एरर एक कम होता जाएगा। तो एक कैसे ये रैंडम एरर कम होता है, किस फार्मूले पर वो बेस्ड होता है, किस समीकरण पर, तो हमने बताया था n इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इस तरह से इस फंक्शन पर वो डिपेंड करता है, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x क्या है, रैंडम एरर में ये त्रुटि बता रहा है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए 5 बार लिया गया है और त्रुटि है 10%, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10%, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो अगर रीडिंग अगर 10 कर दिया गया है, तो ये परसेंटेज कितना गलती होगा ये पता करना है, तो एक्स डैश कितना रैंडम एरर में परसेंटेज एरर में गलती होगा ये पता चल जाएगा हमारा, कितने आएगा आंसर 5%, ठीक है। 5 रीडिंग लिए तो 10% आया, और 10 रीडिंग लेंगे तो ये जो एरर आएगा वो 5% हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला 5%, ठीक है। आगे चलते हैं अब, सिग्निफिकेंट अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग लिए आप 4.64 सेंटीमीटर ये लिए आप रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 अंक तक बता पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें कहा जाता है कि ये जो 4 और 6 है ना, इसको बोला जाता है एक्यूरेटली नोन डिजिट है, ये तो कंफर्म होता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये डाउटफुल होता है, ये 4 होता है कि 3 होता है कि 5 होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके जगह 4 के जगह वो 3 भी हो सकता है, और 4 की जगह वो 5 भी हो सकता है, ठीक है, 6 3 या फिर 6 5 भी हो सकता है। तो ये जो नंबर होता है ना ये डाउटफुल होता है, इसलिए इन ये जो पहला डाउटफुल नंबर है और बाकी जो नॉन डिजिट है, इन तीनों को मिलाकर बोला जाएगा ये यहाँ पर
सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो टोटल अगर सिग्निफिकेंट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इस केस में 3 हो जाएगा, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। टोटल यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होती है सिग्निफिकेंट नंबर की, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है इट डिपेंड्स अपॉन लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर पा रहा है उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम डिस्टेंस जितना मेजर कर पाए उसी को बोला जाता है लिस्ट काउंट। ठीक है, दूसरा है प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट डज नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर, दशमलव पॉइंट डिपेंड नहीं करता सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4.64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दशमलव के 2 अंक के पहले यहाँ पर यहाँ दशमलव लिखा गया, लेकिन अगर इसी को हम लिखना चाहें में तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको 46.4 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये इधर दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। तो यही कह रहा है कि दशमलव के पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता कि दशमलव कहाँ पर स्थिर है, तभी सिग्निफिकेंट नंबर जो भी होगा दोनों में बराबर होगा। लिस्ट काउंट इस वाले पहले वाले एग्जाम्पल में चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई इंस्ट्रूमेंट है 4.6 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट है 4.61 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग ये मेजर कर रहा है 4.6 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, और इसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इन दोनों में छोटा कौन है, ये है 0.01 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट कम है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर इसमें बदल सकता है। ठीक, इस वाले एग्जांपल में देखिए सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर 2 हैं, लेकिन इस वाले में सिग्निफिकेंट नंबर 3 हो गए हैं, तो लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। अब तीसरा देखते हैं, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, अब चौथा है कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर लेस परसेंटेज इरर, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, फिगर होंगे, या फिगर बोलिए या नंबर बोलिए, उतना ही उसमें परसेंटेज की त्रुटि जो होगी वो कम होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर रहा है किसी रॉड का लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, एक कोई मेजर कर रहा है 2.50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं, इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। ये कैसे 2 हैं इसमें 3 है, उसका रूल क्या है वो अभी बताते हैं, पहले इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जाएगा कि जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है उसमें ईरर जो होगा वो कम होगा। कैसे होगा देख लीजिए। अब इसमें ईरर जब भी देखा जाता है तो दशमलव के बाद ये लास्ट ये पॉइंट है, तो इसकी जगह हम 1 रख देते हैं और बाकी जगह 0 रख देते हैं, यानी कि 0.1 ये ईरर हो जाएगा उसमें, डिवाइड बाई 2.5 से भाग देते हैं और गुणे 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 25 चौको ये 4% आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले केस में अगर ईरर निकालना हो तो क्या किया जाएगा, इसमें ईरर पता करना हो तो देखिए दशमलव के 2 पॉइंट तक लिखा गया है, मेजर किया गया है, तो जो लास्ट पॉइंट है उसकी जगह 1 रख दीजिए और बाकी जगह 0 रख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, इस वाले के लिए। तो 0.01 डिवाइड बाई और ये जो नंबर आ रहा है 2.50, 2.50, फिर इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितना आएगा 25 चौको 100 और ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा 0.4%। देख रहे हैं इस वाले में गलती 4% आ रहा है, और जो जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है उसका जो परसेंटेज ईरर है वो 0.4% हो गया, 10% कम हो गया, 10 10 गुना कम हो गया उसमें ईरर में।
पांचवा वाला देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज इफ चेंज यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। ये भी हमने देखा है अभी, इस वाले एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, इसी बात को हम मिलीमीटर में लिख सकते हैं, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होता है अगर उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो। ठीक, तो कैसे सिग्निफिकेंट नंबर निकाला जाता है उसके लिए ये आपके लिए रूल है। ये रूल अगर आपको पता होगा तो आप पता कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर किसी नंबर में कितने होते हैं। पहला रूल देखते हैं, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट नंबर। कह रहा है कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें कोई भी शून्य ना हो तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। तो कितने इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नंबर हैं, देखिए 4 के कारण एक है, 6 के कारण एक नंबर आ जाएगा, 3 के कारण एक, यानी कि सबके कारण एक एक नंबर आ जाएगा, यानी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 5। ठीक, दूसरा रूल है, ये रूल को ध्यान रखेंगे, कोई जीरो नहीं है तो सबके कारण सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा वो। दूसरा रूल है, इन बोथ डेसिमल एंड डेसिमल लेस नंबर, यानी कोई ऐसा नंबर जिसमें दशमलव हो, कोई ऐसा भी नंबर हो जिसमें दशमलव ना हो, द जीरोज कमिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर टेकन एज सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, जीरो अगर किसी दो नंबर के बीच में, दो अशून्य अंक के बीच में आ रहा हो तो वो जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट नंबर में। जैसे यहाँ पर देखिए 6 के बाद जो जीरो आ रहा है ये काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा, यहाँ 6 और 3 के बीच में ये जीरो आ रहा है, यहाँ 3 और 5 के बीच में जीरो आ रहा है, ये जो नंबर जीरो आ रहा है ना ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और यहाँ पर एक दशमलव वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर 8 नंबर है, इनके बीच दोनों के बीच अगर जीरो आ रहा हो ये दोनों काउंट हो गए सिग्निफिकेंट नंबर में। यहाँ भी एक जीरो है, ये काउंट होगा कि नहीं जीरो, 8 और 1 के बीच जीरो आ रहा है इसलिए ये भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट नंबर में। इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे तब टोटल, ये तो इसके कारण सिग्निफिकेंट होगा ही नंबर, जीरो के कारण भी सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर। इस वाले में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा रूल देखते हैं, इन डेसिमल लेस नंबर द जीरोज कमिंग टू द राइट and at the end of non-zero digit are not significant digit। इसमें कहा जा रहा है कि कोई जीरो अगर राइट साइड आ रहा हो और लास्ट में आ रहा हो, नॉन डेसिमल डिजिट है, तो ये जो जीरो होंगे वो डेसिमल सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे। जैसे ये लास्ट में आ रहा है नॉन, ये डेसिमल लेस नंबर भी है यानी कि दशमलव नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जीरो और ये जीरो, ये दोनों जीरो ऐसे हैं कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों जीरो काउंट होंगे, जबकि ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। जैसे यहाँ पर देखिए 4 6 के कारण 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसके कारण 4 हो जाएगा, इसके कारण 5 हो जाएगा, इसके कारण 6 हो जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर 6 लिखा है, ना कि 8 लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जीरो के कारण सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक, अब एक और पॉइंट है उसमें नोट पॉइंट करके देख लीजिए ध्यान से। बोला जा रहा है कि इफ गिवन नंबर इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट, अगर एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं, देन ऑल द जीरोज एट द एंड ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आल्सो सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए यहाँ पर अगर वेट किया गया है और बाद में भी जीरो अगर आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट किया गया है, तो ये जीरो दोनों है, ये जीरो भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 8। तो इन दोनों को आप ध्यान से याद किए रहेंगे। ठीक, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 8 हो गए हैं, इसमें 6 हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट किया गया है। आगे देखते हैं अगला रूल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रूल 4 में इन ए डेसिमल नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट the zeros that come to the right of the non-zero digit at the end
आर सिग्निफिकेंट डिजिट। कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर दशमलव वाला संख्या है और दशमलव के बाद अगर जीरो आ रहा है, भले ही वो लास्ट में हो जीरो, तब भी वो जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट नंबर में। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो क्या है, लास्ट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए इसको भी काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर में। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 6 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए दशमलव के बाद ये जीरो है, ये भी काउंट होगा, तो टोटल हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट नंबर, 2 इसके कारण और 2 इसके कारण, सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएंगे। पांचवा रूल क्या कर, द zeros that come before the non-zero digit at the beginning of a decimal number are not significant digit। ये कोई अगर दशमलव वाला संख्या है और नॉन जीरो डिजिट यानी कोई ऐसी संख्या है जो जीरो के अलावा कोई है, और उस संख्या के पहले अगर जीरो आ रहा हो तो वो जीरो काउंट नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर में। जैसे ये दशमलव वाली संख्या है, यहाँ पर ये 3 नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि कोई जीरो के अलावा कोई संख्या है और इसके पहले ये जीरो आ रहा है, तो क्या ये जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट नंबर में, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, काउंट बस इन दोनों के कारण होगा। तो यहाँ पर इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। इस वाले में ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ इन्हीं के कारण आएगा, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 3 जीरो हैं, इन तीनों के कारण नहीं आएगा, सिर्फ आएगा इन 3 और 4 के कारण, इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं उस पर कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकाला जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसके कारण सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, इसके कारण सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, क्या इस जीरो के आए कारण आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ आएगा, क्योंकि ये जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी जीरो काउंट होगा इसमें, लेकिन ये जीरो काउंट नहीं होगा। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 3, इस 205 के कारण, इस जीरो के कारण नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए ये वास्तविक मेजरमेंट किया गया है, इसलिए इसमें ये जीरो काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिट लगाया गया है, तो मेजरमेंट करके ये लिखा गया है, इसका मतलब इसमें जो ये जीरो है और ये जीरो, ये दोनों काउंट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाएगा। इस वाले में दशमलव देखिए यहाँ पर लगाया गया है, तो ये जितने भी ये नंबर हैं, चारों नंबर काउंट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर 4। इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि कोई दशमलव वाली संख्या है और दशमलव के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो भी जीरो काउंट होता है सिग्निफिकेंट नंबर में, बाकी ये दोनों जीरो तो काउंट ही होंगे। ठीक, टोटल हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। इस वाले में देखिए ये दो नॉन जीरो के बीच में जीरो, नॉन जीरो डिजिट हैं 2 और 5, इनके बीच में ये जीरो आ रहा है और एक इसके बाद आ रहा है, तो ये दोनों जीरो काउंट होंगे, लेकिन ये जीरो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए ये जो जीरो आ रहे हैं 3, ये जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर नंबर 1 रहता तो ये काउंट हो जाता, लेकिन ये नहीं है तो इसलिए ये काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट होगा, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर इसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जीरो काउंट होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर 6 हो जाएंगे, ये दोनों जीरो काउंट होंगे और बाकी जो नॉन डिजिट हैं वो तो काउंट होते ही हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ का पहले देखेंगे, जैसे कोई नंबर मान लीजिए 6.446 इस टाइप का नंबर अगर लिखा हो और इसको राउंडिंग ऑफ करके हमें इस 3 पॉइंट तक बस लिखना हो, दशमलव के 2 पॉइंट तक अगर लिखना हो तो क्या किया जाता है, हम इसको जनरली क्या लिख देते हैं 4.65 लिख देते हैं। तो ये कैसे रूल में एक ऐड करके लिखा जाता है या कब नहीं लिखा जाता है, इस राउंडिंग ऑफ मेथड को देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।